हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपी डीएलएड एग्ज़ाम 2023 के सेकंड सेमेस्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगामी जो डीएलएड की परीक्षा है यानी कि बीटीसी की परीक्षा है उसके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। साथियों, एक आपका इसमें चैप्टर है या कह सकते हैं एक सब्जेक्ट है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में विज्ञान का कक्षा शिक्षण से संबंधित ये आपका सब्जेक्ट है। और दोस्तों, इस सब्जेक्ट से संबंधित जो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं उनका हम पार्ट नंबर 1 देखेंगे। और आप सभी का बीटीसी परीक्षा यानी डीएलएड परीक्षा के लिए एक विश्वसनीय क्या कह सकते हैं एक प्रकाशन है जिसका नाम है पवन डीएलएड। पवन प्रकाशन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आपकी जो डीएलएड की परीक्षा है इसकी ऑफिशियल डेट भी घोषित हो चुकी है। आपने इसके बारे में कई यूट्यूब चैनल्स पर देख लिया होगा, ठीक है। और आपके संबंधित जहां पर भी आप बीटीसी जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री की जो तैयारी कर रहे हैं बीटीसी की, इससे संबंधित आपको कॉलेजों से भी क्या सूचना दे दी गई होगी। तो दोस्तों, विज्ञान का कक्षा शिक्षण से संबंधित प्रश्न जो कि तीसरा आपका पेपर रहता है उससे संबंधित हम देखेंगे। और आपकी जो परीक्षा है वो 1 जनवरी से लेकर के 3 जनवरी के बीच में होने वाली है। ये ऑफिशियल डेट आ चुकी है, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इनका क्या महत्व होता है एग्जाम में, तो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ। आपके जो डीएलएड की परीक्षा है सेकंड सेमेस्टर में उसमें 5 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं के लिए आज हम इस क्लास को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल में। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आप सेशन को दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी डीएलएड की तैयारी कर रहा है उससे संबंधित ये क्लास आप उस तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या डेट आई थी, कैसी घोषणा हुई थी, या फिर आपके संबंधित जो कॉलेज हैं उनसे संबंधित जो आपको नोटिफिकेशन दिया गया था उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें लिखा है कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकरण प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज डीएलएड बीटीसी वर्ष 2023 का कार्यक्रम। और सामने आपके लिखा गया है द्वितीय सेमेस्टर। द्वितीय सेमेस्टर से संबंधित आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं और इन्हीं 7 सब्जेक्ट के 3 दिन में आपके पेपर करवाए जाएंगे डबल शिफ्ट में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो प्रथम पेपर आपका यहां पर दिया गया है वर्तमान भारत का समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो कि 1 तारीख को 10 बजे से 12 बजे तक होगा। और दूसरा प्रश्न पत्र आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि 1 तारीख को 1:30 बजे से 3:30 बजे के मध्य होगा। और यहाँ पर तृतीय पेपर आपका विज्ञान का होगा, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, जिसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। वो 2 तारीख को आपका 10 से 11 बजे के बीच में होने वाला है। और चतुर्थ पेपर आपका गणित का रहेगा, जो 2 तारीख को ही 11:30 से 12:30 के बीच होगा। और पंचम पेपर यानी 5वां पेपर आपका सामाजिक अध्ययन का रहेगा, जो कि 2 तारीख को ही 2 बजे से 4 बजे के बीच रहने वाला है। इसके अतिरिक्त 6वां पेपर आपका हिंदी का होगा। और इसमें दोस्तों 3 तारीख को आपका पेपर होगा 10 से 11 बजे के बाद। और 7वां पेपर आपका लास्ट इंग्लिश का पेपर होगा। ये द्वितीय सेमेस्टर वालों की बात है और उनके ये सारे के सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो लास्ट 3 तारीख को पेपर है दोपहर 11:30 से 12:30 बजे तक। तो आज हम सेकंड सेमेस्टर से संबंधित ही प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके फर्स्ट और आपके चतुर्थ और तृतीय सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपके जो विद्यार्थी चतुर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तृतीय प्रश्न पत्र में उनसे भी विज्ञान पूछा जाता है। तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो उन लोगों का जो चतुर्थ सेमेस्टर में है उन लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम दे रखा है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। तो ये देखिए, एक खबर प्रकाशित हुई थी आपकी हिंदुस्तान में, ठीक है। यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। डीएलएड बीटीसी द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 1 से यानी 1 जनवरी 2024 से इसकी परीक्षा होगी। और दोस्तों, जो इसमें आपके कुल विद्यार्थी शामिल होंगे वो विभिन्न बैच से संबंधित 1,37,000 आपके क्या है प्रशिक्षु इसमें इस सेमेस्टर में शामिल होंगे। इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पीएनपी की ओर से जारी सूचना के अनुसार द्वितीय सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की परीक्षा 1 जनवरी को सुबह 10 से 12 बजे के मध्य होगी। ये सारी की सारी हमने जानकारी दे दी गई है हमारे द्वारा आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज आप पहले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर ये सारे के सारे जो प्रश्न प्रीवियस ईयर आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे कि 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, जिस प्रश्न की पहले नंबर प्रश्न की आज हम चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों हमसे कहा है एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमकेएस पद्धति की। तो यहाँ पर जो ऊर्जा होती है यानी एनर्जी होती है, इसका जो मात्रक होगा वो प्यारे दोस्तों जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 में दे रखा है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो न्यूटन की बात कर ले तो दोस्तों न्यूटन जो मात्रक होता है ये बल का होता है। किसका होता है? बल का होता है, इसको भी याद रखेंगे।
तो हमने बात की है एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक आपका जूल हो जाएगा, याद रखेंगे। अगर बात करें दूसरे प्रश्न की तो कहा है कि नासा का मुख्यालय कहां पर है। दोस्तों अगर हम नासा की बात करते हैं तो दोस्तों नासा एक क्या है, अंतरिक्ष स्पेस यानी स्पेस में काम करने वाली एक संस्था है और दोस्तों ये अमेरिका की संस्था है। इसका जो मुख्यालय है वो आपका वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। 1 जनवरी, याद रखेंगे 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है, इसको भी याद रखेंगे। जैसे ही नासा आपके अमेरिका के लिए कार्य करता है उसी प्रकार भारत में इसरो कार्य करता है। कौन कार्य करता है? तो दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे किसके बारे में, इसरो के बारे में। तो इसरो आपका कार्य करता है कहां पर, भारत के लिए, और ये भी स्पेस में भारत के लिए कार्य करता है। तो और अगर इसके स्थापना की बात की जाएगी तो इसरो की स्थापना आपकी 15 अगस्त 1969 को होती है और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, तो इसमें का निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो दोस्तों अगर बात करें हम नोबल गैस की यानी कि निष्क्रिय गैस की या फिर कह सकते हैं अक्रिय गैस के बारे में, तो अक्रिय गैस जो कि 18वें वर्ग में आवर्त सारणी में अंतिम स्थान पर दे रखी हैं। और दोस्तों इनके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो इनका अंतिम कक्षक क्या होता है, पूर्ण होता है। तो अंतिम कक्षक पूर्ण होता है तो 2.8 इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न के बारे में। तो चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और चौथा, पांचवा, छठवां 3 प्रश्न लगातार हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर चौथे में आपसे पूछा है, 1 मिनट, यहां पर चौथे में आपसे पूछा है जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, 3 चीजें याद सॉरी आपको 3 चीजें यहां पर याद रखनी है। जल में घुलनशील विटामिन हमसे पूछा है, तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है, सबसे पहले एक ट्रिक याद रखेंगे अडेक के बारे में। इस तरह से मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अडेक आप इस तरह से याद रख लेंगे। तो अडेक को आप बताएंगे बसा में घुलनशील है, क्या है, बसा में घुलनशील है अडेक आपका। उसी तरह से आप याद रख लेंगे बीसी के बारे में। किसके बारे में? बीसी के बारे में। तो जो बीसी विटामिन होता है ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए अडेक यानी कि ADE ये जो विटामिन होते हैं बसा में घुलनशील होते हैं, जबकि बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर दा में हमें दे रखा है विटामिन सी। विटामिन सी प्यारे दोस्तों दे रखा है, विटामिन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि जल में घुलनशील क्या हो जाएंगे, विटामिन हो जाएंगे। ए के बाद बात की हमने डी की, और एक और विटामिन होता है ई और के। ये चारों के चारों जो विटामिन होते हैं ये किसमें होते हैं, बसा में, ये हमने बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न की, तो कहा है तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है। तो तंत्रिका कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका निर्माण दोस्तों दोबारा से नहीं होता है। ऐसी कोशिकाएं अगर एक बार नष्ट हो जाती हैं तो इनका दोबारा निर्माण नहीं होता है, उन्हीं कोशिकाओं को हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर आ में दिया गया है, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आज के 6वें प्रश्न की। तो इसमें कहा है जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है, तब क्या होता है। और 2021 के जो BTC सेकंड सेमेस्टर हुआ था इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए जब पृथ्वी की उपछाया से मतलब क्या होता है, आधी छाया जब पृथ्वी की गुजर जाती है चंद्रमा के ऊपर, तो इस दौरान क्या होता है दोस्तों, खंड चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है, खंड चंद्र ग्रहण होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की जब उपछाया से चंद्रमा गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, खंड चंद्र ग्रहण हो जाएगा, इसको याद रखना है। बात करते हैं आज के 7वें, 8वें और 9वें क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 7वें, 8वें और 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर 7वां क्वेश्चन है, कहा है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और 2021 सेकंड सेमेस्टर में पूछा गया है। तो लैक्टिक अम्ल की अगर दोस्तों हम बात करेंगे, लैक्टिक अम्ल कैसा होता है, खट्टा अम्ल होता है। और खट्टा का कौन सा चीज यहां पर दे रखा है, देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें, जैसे आप कहेंगे सर अंगूर भी खट्टे होते हैं और टमाटर भी खट्टा होता है और यहां पर सेब भी खट्टा होता है। लेकिन दोस्तों जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है और दूध से ही बनता है दही, तो इस कारण दही में आपका लैक्टिक अम्ल मिल जाएगा। अगर बात कर देते हैं हम टमाटर की, तो आप बताइए इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर की याद रखेंगे, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, अगर बात करें सेव की दोस्तों, तो सेव में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर किसकी, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, यहां पर पूछा गया है 8वां नंबर प्रश्न, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है, तो आपको बताना है इनमें से क्या द्वितीय वर्ग का उत्तोलक हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे जो सरौता होता है, जिससे हम सुपारी काटते हैं, जो सरौता होता है वो दोस्तों हमारा द्वितीय वर्ग का उत्तोलक कहा जाता है, इसको याद रखना है। अगर बात करते हैं हम 9वें क्वेश्चन की, तो कहा है ज्वालामुखी का फूटना। ज्वालामुखी का फूटना क्या है। तो दोस्तों जो ज्वालामुखी होता है इसका जो फूटना होता है ये अनियमित परिवर्तन होता है। क्या होता है, अनियमित परिवर्तन होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए ज्वालामुखी कभी आपको नियम से तो फूटता दिखाई नहीं देगा, पता नहीं कब आपके अंदर टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकरा जाए और उससे क्या होगा, लावा
जो अंदर मैग्मा होता है वो लावा के रूप में ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो ज्वालामुखी आपको कभी भी बताकर नहीं फूटेगा, मतलब अनियमित, कभी भी फट सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, अनियमित परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द में दे रखा है, इसको याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 और 12 की। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 में आपसे कहा है निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं चूना पत्थर के बारे में, तो चूना पत्थर जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और इसका रासायनिक नाम हमने हिंदी में बता दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, और फॉर्मूला इसका होता है CaCO3। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे, चूना पत्थर कहलाता है। उसी प्रकार यहां पर आपको सोडियम कार्बोनेट दिया गया है Na2CO3। Na2CO3 एक सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त CaO जो दे रखा है ये बिना बुझा चूना होता है, इसको भी याद रखेंगे। तो हमसे पूछा गया है चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा CaCO3, इसको याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं आगे प्रश्न की। तो यहां पर कहा है जूल मात्रक है। जूल मात्रक है, किसका मात्रक है? यदि आपको देखिए दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपनी क्वालिटी प्लीज 360 में कर लीजिए। आप 360 में क्वालिटी कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से इसको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो कहा है जूल का मात्रक है। तो जूल किसका मात्रक है? तो आप अभी हमने पीछे आपको बताया था जो जूल होता है वो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखेंगे ये आपका कार्य का भी मात्रक होता है। तो जूल ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक होता है। तो आप ऑप्शन नंबर सामने पाएंगे लिखा हुआ है दोस्तों क्या, कार्य और ऊर्जा दोनों का। ठीक है, कार्य और ऊर्जा दोनों का दे रखा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जूल जो मात्रक बनेगा कार्य और ऊर्जा का बनेगा। अगले प्रश्न में दोस्तों हमसे कहा है रबी की फसल है। रबी की फसल ऐसी फसल जिसकी बुआई सर्दियों के समय होती है, जैसे वर्तमान में अभी आपका गेहूं बोया जा रहा है, तो ये कैसी फसल है, रबी की फसल है। तो रबी की फसल इनमें से याद रखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों चना। चना इसका सही उत्तर हो जाएगा, रबी की फसल हो जाएगी। जबकि मक्का और ज्वार तथा बाजरा इनकी बात करें तो ये तीनों की तीनों फसलें आपकी खरीफ की फसलें हैं, जो वर्षा काल की फसलें कहलाती हैं। बात करते हैं चलिए 13वें, 14वें और 15वें प्रश्न की। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपको दे रखा है 13वां प्रश्न, कहा है चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण जो होता है ये कब होता है, ये घटना किस दिन होती है, तो यहां पर बताना है हमें। तो देखिए यहां पर लिखा गया है चंद्र ग्रहण की घटना जो होती है वो कब होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे पूर्णिमा के दिन, जब पूर्णिमा होगा, जब दोस्तों पूर्णिमा होगा आपका, जब चंद्रमा हमें दिखाई देगा तभी उसी समय क्या होता है, एक स्थिति बनती है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो सूर्य की जो छाया होती है, जो प्रकाश होता है वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है। इस कारण पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की घटना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक दोस्तों यहां पर क्वेश्चन 14 नंबर पूछा गया है, डीपीटी के टीके से बचाव क्या होता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं डीपीटी के टीके से, तो डीपीटी का मतलब होता है यहां पर क्या हो जाएगा आपका डिप्थीरिया, प्लेग और टिटनेस। डिप्थीरिया, प्लेग और टिटनेस। तो दोस्तों याद रखेंगे डीपीटी टीके का बचाव, डिप्थीरिया, प्लेग मतलब काली खांसी, काली खांसी को प्लेग कहा जाता है, और टिटनेस, ये तीनों से बचाता है। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द होगा, जिसमें लिखा है कि उपयुक्त तीनों का, उपयुक्त तीनों यानी कि डिप्थीरिया, प्लेग और टिटनेस। तो डीपीटी इस तरह से अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 यानी कि डिद्दा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 15वें प्रश्न की तरफ। तो 15वें प्रश्न में दोस्तों हमसे कहा है CaSO4 में Ca की संयोजकता कितनी है। तो दोस्तों हमें CaSO4 में क्या बताना है, Ca की संयोजकता बतानी है। तो कैल्शियम की संयोजकता बतानी है CaSO4 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा +2। क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 12 में दे रखा है +2। और 2020 में ये प्रश्न आपसे सेकंड सेमेस्टर में डीएलएड में पूछा गया था, इसको याद रखेंगे। तो CaSO4 Ca की संयोजकता आपकी +2 हो जाएगी, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, कहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब देखिए करंट आता है तो करंट से क्या चलता है, आपका डायनेमो चलता है, सोलर सेल चलता है, या विद्युत मोटर चलता है। देखिए विद्युत ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो करंट से बनती है और उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों जो विद्युत मोटर होता है ये विद्युत की सहायता से चलता है, और गोल गोल चक्कर काट के, आपने चक्की देखी होगी, तो ये क्या है, आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के कारण जो मोटर होती है विद्युत मोटर, वो आपकी चक्की पर कार्य करती है, इसलिए याद रखेंगे। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा विद्युत मोटर, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न 17वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो 17वें नंबर प्रश्न में हमसे कहा है अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो दोस्तों क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, जलीय विलयन में
OH, एक मिनट, ये OH नहीं होगा, ये क्षार के लिए हो जाता है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो H+ आयन, दोस्तों जो H+ आयन जलीय विलयन में दे देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए यहां पर लिखा है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, यानी यहां पर लिखा है H-, तो H- नहीं होगा, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। H3O+, तो यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। क्या जलीय अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब यहां पर दिया है द नंबर ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। हमने आपको बताया अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन उपलब्ध कराते हैं। आपने ये कक्षा 10 में आपकी क्या है, ये एक इसकी क्या है, आपकी कह सकते हैं परिभाषा दे रखी है, इसको याद रखेंगे। तो अम्ल वे पदार्थ जो H+ आयन जलीय विलयन में देते हैं और स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर द बनेगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है। बात करते हैं 18वें नंबर प्रश्न की। 18वें नंबर प्रश्न में दोस्तों हमसे पूछा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों हमें विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। तो अगर हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो विटामिन सी जो सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है दोस्तों? आंवला में पाया जाता है। आंवला में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। रेटिनॉल की अगर बात करते हैं तो विटामिन ए का नाम है, थायमिन किसका नाम है और टोकोफेरॉल किसका नाम है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे दोस्तों एक बार फिर से पूछा है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है। अभी हमने पीछे बात की थी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में, जो सर्वथा सुपारी काटने के काम होता है आता है, ये आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, इसको याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा है इनमें से कौन सा सूचक यानी कि इंडिकेटर नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा सूचक नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों लाल लिटमस क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है और फिनाइलफेथेन क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये किसी ना किसी के बारे में बताते हैं। लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनाइलफेथेलिन, तो ये जो तीन ऑप्शन है ये आपके अम्ल और क्षार के बारे में क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। जबकि एंटासिड नामक एक आपने टेबलेट के बारे में सुना होगा, ये दोस्तों आपकी कोई भी सूचक नहीं होती है, याद रखेंगे। ये एक टेबलेट होती है। क्या होती है? ये एक टेबलेट होती है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात करते हैं अगले प्रश्न में, तो कहा है पित्तरस बनता है। पित्तरस कहां पर बनता है हमें ये बताना है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं पित्तरस के बारे में, तो जो पित्तरस होता है ये दोस्तों आपका कहां पर बनता है? पित्तरस बनता है आपका किसमें? तो आप कहेंगे सर यकृत में बनता है, यानी कि लीवर में बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है, जबकि पित्ताशय में ये क्या करता है? ये जमा हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आगे दोस्तों हमसे पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण क्या है। देखिए अभी हमने द्वितीय श्रेणी की बात की थी, तो सर्वथा इसका सही उत्तर था। ठीक है, अगर बात करेंगे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में, तो इसमें आपका चिमटा आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? चिमटा आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है हमें यह बताना है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है? सबसे पहले एक पेड़ होता है। ठीक है, सबसे पहले एक पेड़ होता है। पेड़ में क्या होता है? ऊपर सूर्य का प्रकाश मिलता है हमें। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में दोस्तों ऊपर सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो सूर्य का प्रकाश यहां पर पेड़ की पत्तियों में आता है। ठीक है, उसमें पेड़ की पत्तियों में होता है क्लोरोफिल मौजूद। तो क्या करता है? यहां पर वातावरण में स्थित CO2 और यहां पर आपके जलीय जो अवशेष होते हैं, जो खनिज तत्व ले जाए जाते हैं पत्तियों में भोजन बनाने के लिए, CO2 और प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया करते हैं। इसके साथ हमें क्या होता है? ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाता है। CO2 का अवशोषण करके ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाता है, यानी कि निष्कासित होती है क्या? ऑक्सीजन। जबकि ग्रहण क्या होती है? तो आप कहेंगे CO2 ग्रहण होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में हमें O2 प्राप्त होती है। क्या होता है? O2 प्राप्त होती है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे दोस्तों कहा है एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक कैसे होते हैं? तो दोस्तों समस्थानिक का मतलब होता है वे तत्व जो परमाणु संख्या में समान होते हैं जबकि द्रव्यमान संख्या में भिन्न होते हैं। ऐसे तत्व जो परमाणु संख्या में समान जबकि द्रव्यमान संख्या में भिन्न हो, ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए दे रखा है परमाणु संख्या में समान लेकिन द्रव्यमान संख्या में भिन्न, ये होते हैं समस्थानिक। एक प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा जाता है संभारिक के बारे में। किसके बारे में? संभारिक के बारे में भी पूछा जाता है। तो संभारिक के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो संभारिक क्या होते हैं? वे तत्व जिनका द्रव्यमान समान होता है। भार का मतलब क्या है? संभारिक। संभारिक में भार
भार समान हो जबकि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे तत्वों को दोस्तों समभारिक कहा जाता है। स्थानिक का मतलब क्या होता है, यहां पर समस्थानिक में क्या छिपा है, स्थानिक मतलब स्थान समान हो, परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो समस्थानिक हो जाएगा। और समभारिक अगर पूछेगा तो यहां पर द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगी जबकि परमाणु संख्या भिन्न हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर समस्थानिक की पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगर दोस्तों आपसे पूछेगा किसके बारे में, अगर आपसे पूछेगा यहां पर संभारिक के बारे में तो आप लोग बता देंगे द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु संख्या भिन्न होती है। चलिए बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न 25 नंबर प्रश्न से। तो 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहां पर लिखा है चंद्रमा क्या है, चंद्रमा क्या है हमें यह बताना है। और फ्लो में आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं। चंद्रमा एक देवता है, चंद्रमा एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है और चंद्रमा एक ग्रह है। इनमें से बताइए, साइंस हमसे पूछा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हमें विज्ञान का उत्तर चाहिए। ठीक है, वैसे अपने जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनमें चंद्रमा को क्या बताया गया है, एक देवता बताया गया है, लेकिन ये इसका सही उत्तर नहीं होगा क्योंकि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं। और विज्ञान के दृष्टिकोण में चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर सा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो आज की इस क्लास में हम टॉप 25 प्रश्न रखते हैं और आगे भी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने 1 से लेकर के 25 प्रश्न देखे, कल हम 25 से लेकर यानी 26 से लेकर के 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए इस तरह के निरंतर प्रैक्टिस सेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार से आपको क्लास को लाइक कर देना है, दोस्तों में क्लास को शेयर करना है और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस तरह के निरंतर प्रैक्टिस सेट आपके 7 प्रैक्टिस सेट चलने हैं। ठीक है, 7 पेपर हैं तो 7 प्रैक्टिस सेट जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो हम यहाँ पर आपके करवा देंगे। ठीक है, देखते रहिए जीएस बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखना। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।